Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. So I hope आज ऑडियो बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को. Yes, sir. Okay, that's good. So today we are going to start with the new chapter, chapter number 4, a very very important chapter from this particular class point of view. But before we actually start with that new chapter, हमारा शायद एक question बचा हुआ था. We were discussing the last question from the previous exercise. या हो गया था वो? मुझे बताइए, कुछ पार्ट बचे थे उसके या हो गया था? सर 2 पार्ट बचे थे लास्ट के. Okay, so first let us complete that particular question and after that we'll start with the new chapter. अगला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे, that is a very important chapter. ना सिर्फ आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, but that particular chapter is very important from the competitive point of view. ठीक है, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 31 3.31 क्वेश्चन हमारा चल रहा था. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन. उसके लास्ट के 2 पार्ट्स बचे हुए थे. लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट. तो सब लोग बैक एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 3.31. एवरीबॉडी. करिए, आपने बुक ओपन कर ली सब लोगों ने? Yes. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3.31 के जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे. एज यू ऑल नो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं था. तो इनकेस अगर फर्स्ट 4 पार्ट्स में भी किसी को डाउट है तो लेट मी नो. बताइए, फर्स्ट 4 पार्ट्स क्लियर थे अच्छी तरह या उसमें भी कोई डाउट है किसी को? सर क्लियर है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ई पार्ट. देखिए, आपको जिन लोगों ने, जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, लेट मी टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन 3.31. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको 6 डिफरेंट मेटल्स, 6 डिफरेंट एलिमेंट्स की आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, और थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है. तो certain values, certain data is given about 6 particular elements, and using that data with respect to the ionization enthalpy and electron gain enthalpy, we are supposed to find out certain elements as per the given question. देखिए, E पार्ट में पूछा गया है the metal which can form stable binary halide of formula MX2. देखिए, मैंने उस दिन, मेरे को याद आ रहा है कि इवन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन्ड बाय मी, लेकिन शायद उस दिन लास्ट में समझ में नहीं आया था कुछ स्टूडेंट्स को. पार्ट ई में बोला गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर मेटल जो अगर हैलोजन के साथ कंबाइन हो तो MX2 फॉर्मूले की हैलाइड बनाए. प्रिया, आई थिंक आपको डाउट था उस दिन इस क्वेश्चन में? Yes, sir. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप सब लोगों को मालूम है कि MX2 में X किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट मी नो. X किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Halogen. X हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड यू ऑल नो कि हैलोजन जब भी किसी मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है तो हैलोजन पे -1 चार्ज आता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है. जैसे आप लोगों ने NaCl पढ़ा हुआ है, NaCl में Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव होता है. तो एक हैलोजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो बताइए, 2 हैलोजेंस पे कलेक्टिव कितना चार्ज होगा नेगेटिव में? -2. और अगर 2 हैलोजन पे -2 कलेक्टिव चार्ज है तो मेटल एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? +2. बिकॉज द ओवरऑल कंपाउंड हैज टू बी न्यूट्रल. जितना नेगेटिव चार्ज एनायन पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे भी होना चाहिए. तो ये याद रखिए, अगर यहाँ पे कलेक्टिव चार्ज -2 है दोनों का मिला के, तो इस मेटल पे +2 होना चाहिए. यानी कि हमें कोई डाइवेलेंट मेटल एटम फाइंड आउट करना है. एक ऐसा डाइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होती हो, जो 2 बॉन्ड्स बनाता हो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता हो. ठीक है. अब आपको पता है कि एल्कली, जो ग्रुप 1 होता है, दैट इज एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स में तो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड ट्राइशियम, दे ऑल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. जैसे Na ने +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रखी है, इस फैमिली के सभी मेंबर +1 शो करते हैं. लेकिन जस्ट थिंक अबाउट ग्रुप 2. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स देखिए. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम.
इन सब की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बिसाइड्स बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम तो एक्सेप्शन होता है, आप लोगों को याद होगा बेरिलियम हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, बट बिसाइड्स बेरिलियम नीचे वाले सभी एलिमेंट +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आप खुद सोचिए अगर मैग्नीशियम 2 हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो MgCl2 बनेगा, कैल्शियम अगर 2 हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो CaCl2 बनेगा। तो इस जनरल फॉर्मूले की हैलाइड्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या आपको ये क्लियर है कि MX2 वाले फॉर्मूले की हैलाइड्स वुड बी फॉर्म्ड बाय ग्रुप 2 एलिमेंट्स? यस सर। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन टेबल में डेटा दे रखा है ग्रुप 2 का डेटा किस एलिमेंट से मैच करता है। ठीक है, ग्रुप 2 का डेटा। अब आप मुझे बताइए, मैग्नीशियम की एक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, अगर हम मैग्नीशियम में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देकर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, if we provide it the first ionization energy and we eject out one of the electrons from magnesium, then it will become Mg positive. Mg positive बन जाएगा और Mg positive की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s2 2p6 3s1, ये हो जाएगा। अब जब हम इसमें से सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देके दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैन एनीबडी टेल मी कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इजीली इजेक्ट आउट हो जाएगा या इट वुड बी डिफिकल्ट टू इजेक्ट आउट दिस इलेक्ट्रॉन? सर इजीली। क्यों? व्हाई? सर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसकी। एग्जैक्टली। देखिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अदर एलिमेंट। अगर कोई दूसरे एलिमेंट है ना, उनकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी कम नहीं होती, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि आपको पता है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलते ही इनकी ये वाली शेल रिमूव हो जाएगी एंड दे विल अटेन अ प्रीवियस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विद अ कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, जैसे ये 3s1 निकलेगा तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Mg2+, दैट विल बिकम 2s2 2p6 और आपको पता है कि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में आप एक चीज तो जरूर याद रखिए कि फॉर एवरी एल्कलाइन अर्थ मेटल द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी वेरी लेस, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग देयर सेकंड इलेक्ट्रॉन दे कैन अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप टेबल में देखिए कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज लीस्ट वैल्यू किसकी दे रखी है? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितने भी एलिमेंट्स की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है उसमें से सबसे कम किसकी दे रखी है? बताइए। 6। तो क्योंकि 6th वाले की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बाकी सारे एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम है, तो इट क्लियरली इंडिकेट कि 6th वाला कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है और 6th वाला ही MX2 फॉर्मूले की हैलाइड बनाएगा। बताइए, अब आपको मेरी बात समझ में आई प्रिया एंड एवरीबॉडी? यस सर। और स्टिल यू हैव सर्टेन डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सर इस पार्ट में लिखा है स्टेबल बाइनरी हैलाइड, तो इसका क्या है सर मीनिंग? बाइनरी हैलाइड मतलब जिसमें बाइनरी का मतलब है जब दो हैलोजन के साथ कंबाइन, जैसे ये बाइनरी हैलाइड नहीं। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है जिसमें दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं। समझ रहे हो? बाइनरी किसी भी ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे, जैसे ये देखो रोहित H2SO4, रोहित एंड एवरीबॉडी, इस H2SO4 में कितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? सर 3। तो दिस इज अ टर्नरी कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को टर्नरी बोलते हैं जिसमें 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट आते हैं, लेकिन जिसमें 2 ही तरह के एलिमेंट आते हैं उन्हें बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, बहुत सारे बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट, 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, चाहे वो एलिमेंट नंबर में कितने भी हो, ठीक है, बट दे शुड बी 2। जैसे आप देखिए, अगर BCl3 होता, सब लोग बताइए, अगर BCl3 होता तो क्या ये भी एक बाइनरी हैलाइड है? बोलो, सब लोग बोलो, इज दिस अ बाइनरी हैलाइड? यस सर। यस, इवन दिस इज अ बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड का मतलब है एक हैलोजन हो और एक मेटल हो, बस और कुछ ना हो, हैलोजन और मेटल। ठीक है, और सर इसमें एक वर्ड यहाँ स्टेबल, तो सर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का हमें ऐसे लगता है पता है कि वो स्टेबल है क्योंकि उसका अगर उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। if the element is Okay, sir. if the element is able to complete its octet, आपको मैं ये बता रहा हूँ ना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे
तो वो एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेंगे। इसका मतलब MgCl2 अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड बनेगा तो इसमें Mg स्टेबल होगा, ये पूरा कंपाउंड स्टेबल होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कंक्लूडिंग दिस कि ये कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल ही होगा, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल स्टेबल बाइनरी हैलाइड्स बना। ओके ओके, तो चलिए मैं आपको सिक्स्थ ई पार्ट का आंसर लिखवा रहा हूं। आंसर लिख लीजिए ई पार्ट। Since in the given binary halide, since in the given binary halide binary halide के आगे ब्रैकेट में लिखिए MX2। Since in the given binary halide the metal atom has +2 oxidation state, the metal atom has +2 oxidation state, metal atom has +2 oxidation state, therefore it is expected to be an alkaline earth metal. It is expected to be an alkaline earth metal of group 2. It is expected to be an alkaline earth metal of group 2. यहां तक लिखा? Yes, sir. देखिए, बिकॉज आप सभी लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, सो आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई कि आप लोगों ने लिख लिया या नहीं लिख लिया, मुझे पता नहीं चलता। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड टुडे, आज मैंने पर्सनली कुछ स्टूडेंट से बोला था कि कैमरा ऑन रखिएगा, बट इवन दे आर नॉट हियरिंग दिस। सो अभिराज कैमरा ऑन रखो, और भी जिन स्टूडेंट से मैंने बोला था आई एक्सपेक्ट देम टू स्विच ऑन देयर कैमरा एंड कीप देयर कैमरा ऑन थ्रू आउट द क्लास। सही है? स्पेशली कुछ नए स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन कराए, उन नए स्टूडेंट्स से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरा ऑन करें। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर इंटरैक्टिंग विद मी। सो लास्ट लाइन क्या लिखी अभिराज? It is expected to be an alkaline earth metal of group 2. It is expected to be an alkaline earth metal of group 2. Now since the group 2 elements, exhibit group 2 elements, instead of exhibit मत लिखिए, आप लिखिए group 2 elements has less second ionization enthalpy. Since group 2 elements has less second ionization enthalpy, group 2 elements have less second ionization enthalpy, therefore it should be element 6. It should be element 6. ग्रुप 2 एलिमेंट्स की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए ग्रुप 2 एलिमेंट का जो डेटा मैच कर रहा है वो एलिमेंट 6 से मैच कर रहा है, therefore it should be element number 6. ओके, बताइए, स्टिल आई एम आस्किंग इट वंस अगेन, क्या किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट और बचा है, लेट्स डिस्कस द लास्ट पार्ट। एफ पार्ट पढ़िए सब लोग। द मेटल विच कैन form a predominantly stable covalent halide of formula Mx. A metal which can form a predominantly stable covalent halide of formula Mx. देखो, अगेन द सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। पिछली बार Mx2 दे रखा था, इस बार Mx दे रखा है। अब आप सबसे पहले बताइए कि Mx में x पे अगर -1 है तो M पे +1 होगा।
ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मेटल इनटू कंसिडरेशन है, कोई ऐसा एलिमेंट कंसिडरेशन में लिया गया है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होनी चाहिए। नाउ वी नो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल्स की होती है। एल्कली मेटल हैलोजन के साथ कंबाइन होके MX टाइप की हैलाइड्स बनाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो गिवन डेटा है वो एल्कली मेटल का किस में है, कौन सा डेटा एल्कली मेटल का है? तो देखिए एल्कली मेटल्स के बारे में आपको एक बात बताता हूं। से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। आप बताइए एल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है या हाई होती है? सर लो। लो होती है। इनफैक्ट लीस्ट होती है। दे हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इन होल पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में। एक तो साइज में बहुत बड़े होते हैं वो, आपको पता है एल्कली मेटल ग्रुप 1 में आते हैं और ग्रुप 1 साइज में सबसे बड़ा होता है। जब हम आगे जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। सो एल्कली मेटल्स दे आर नॉट ओनली बिगेस्ट इन साइज but in fact they can easily lose their electron because after losing one electron they can attain a stable noble gas configuration। तो इनके लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत इजी होता है। तो लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स की एक तो होती है लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डेल्टा HI1, ये तो होना चाहिए लो। अच्छा मुझे बताओ अगर Na में से, सब लोग बोर्ड पे देखो, अगर Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Na प्लस हो जाएगा 2s2 2p6। आप बताइए इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए या लो? सर हाई। Hi. हाई। क्या हम कह सकते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सट्रीमली हाई होनी चाहिए, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब दिस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ऊपर से आपको पता है एक शेल भी रिमूव हो गई। अगर ये शेल ही रिमूव हो गई तो साइज कितना छोटा हो गया? साइज छोटा हो गया तो सेकेंड, आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन भी करा था कि फॉर एल्कली मेटल डेल्टा HI2 इज मच ग्रेटर देन डेल्टा HI1। याद है वो क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एल्कली मेटल्स की वेरी हाई डेल्टा HI2 होती है। अब आप देखिए पूरा टेबल देखो, आपके सामने टेबल है। कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कम हो लेकिन सेकंड वाली एक्सट्रीमली हाई हो, वो देखो कौन सा है। फाइंड आउट दैट एलिमेंट जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो लेकिन सेकंड वाली एक्सट्रीमली हाई हो। फर्स्ट। The first element. एलिमेंट नंबर 1 देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो एलिमेंट 2 की भी कम है, लेकिन उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी फर्स्ट वाले की है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट और सेकंड के आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत वाइडेस्ट गैप है, बहुत ही लार्ज गैप है। इसका मतलब एलिमेंट 1 क्लियरली एक एल्कली मेटल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, प्रोबेबली ये लिथियम या सोडियम में से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा MX फॉर्मूले की जो हैलाइड्स हैं वो एल्कली मेटल्स बनाते हैं और एल्कली मेटल्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से एलिमेंट 1 का डेटा मैच कर रहा है। तो बताइए सबको समझ में आया एलिमेंट 1 होगा? Yes, sir. तो लिखिए, इसके बारे में लिखिए एक स्टेटमेंट। द फॉर्मूला MX indicate +1 oxidation state over metal, +1 oxidation state over metal atom, indicate +1 oxidation state over the metal atom, which is exhibited by alkali metals, okay, further लिखिए, since alkali metals have low first ionization enthalpy,
Alkali metals have low first ionization enthalpy, but extremely high second ionization enthalpy, therefore it should be element 1. Therefore it should be element 1. बताइए, आपको समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. So देखिए, आई एम अगेन टेलिंग यू कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट अ कंफर्म क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है, और ये चैप्टर 5 मार्क का है। तो आपको पूरी एक्सरसाइज ही करनी है। मैं आपको रिमेनिंग एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जो भी डाउट्स होंगे वो आप उसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, या हम एक कॉमन क्लास भी रख लेंगे। बट टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जितने भी व्हाट एवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं या आप मेडिकल के एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 11th का जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर आते हैं ना, क्लास 11th से जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर आते हैं, वो 2 चैप्टर आते हैं। एक तो दिस वन, द केमिकल बॉन्डिंग, जो हम राइट नाउ स्टार्ट करने वाले हैं, और एक फर्स्ट बुक में लास्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों ही चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बहुत सारा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज ये चैप्टर रखते हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इवन इन योर एग्जाम्स, अगर आपके एग्जाम में भी ये चैप्टर आएगा तो सबसे ज्यादा वेटेज का है। आप सब लोगों के स्कूल में ये चैप्टर हो गया होगा। लेट मी टेल यू अबाउट दिस चैप्टर। कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस नेम? आपको इस नाम से क्या पता चलता है? इस चैप्टर में हमें किस बारे में पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, इन दिस चैप्टर वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। आप सभी लोगों ने बचपन से अब तक 2 टाइप के बॉन्ड्स के बारे में सुना है। सभी लोगों ने ज्यादातर 2 ही टाइप के बॉन्ड्स के बारे में सुना है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन दोनों बॉन्ड्स के अलावा भी कुछ और बॉन्ड्स होते हैं? देयर आर सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे बनाना बॉन्ड्स, ठीक है? देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्ड्स भी होती है, ठीक है? एक डेटिव बॉन्ड होता है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, शायद उसके बारे में सुना होगा कुछ लोगों ने। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉन्ड्स। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, और सबसे पहले हम ये भी समझेंगे कि व्हाट इज द नीड बिहाइंड केमिकल बॉन्ड। आप सब लोगों को मालूम है जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नोन है, जितने भी मेटल्स स्पेशली पीरियोडिक टेबल में नोन है, वो सारे मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में से मिले हैं। लेकिन क्या अर्थ क्रस्ट में वो सारे एलिमेंट अपनी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट थे? क्या आयरन फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ था अर्थ के अंदर, हमने डिगिंग करी और आयरन पिक कर लिया? या गोल्ड या कॉपर या सिल्वर, क्या ये सब फ्री फॉर्म में हमें मिले? नहीं, कोई भी एलिमेंट हमें अर्थ क्रस्ट से फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। All the elements are always obtained from earth crust in their various combined forms, which are called minerals and ores. आपको मालूम है जितने भी एलिमेंट हैं वो सब अर्थ क्रस्ट में हमें अपनी कंबाइंड फॉर्म्स में मिलते हैं। अब देखिए, अगर अर्थ क्रस्ट में नेचुरली कोई एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि एलिमेंट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिएक्ट विद समथिंग, ठीक है? किसी भी एलिमेंट में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कंबाइन होने की। अर्थ क्रस्ट में जो हमें मिनरल मिले, जो ओर मिले, उन्हें हमने थोड़ी ना रिएक्ट करके वहां पे रखा था, वो तो नेचुरली वहां पे कंबाइंड फॉर्म में थे। तो अगर कोई और, मान लीजिए जैसे आयरन को और आपको Fe2O3 मिला अर्थ क्रस्ट में, तो Fe2O3 में Fe ऑक्सीजन के साथ अपने आप ही तो कंबाइन हुआ, हमने थोड़ी ना कंबाइन करा था उसे। तो इसका मतलब एलिमेंट्स में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने की, ठीक है? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में ही क्यों नहीं रहना चाहता, कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड बनाता ही क्यों है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हम वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर स्टेप वाइज मैनर। हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड।
केमिकल बॉन्ड होता क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म केमिकल बॉन्ड. वंस वी गेट दैट, एक बार हमें ये पता चल गया ना कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट केमिकल बॉन्ड. नोबल गैसेस तो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो नोबल गैसेस के अलावा बाकी सब क्यों पार्टिसिपेट करती. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या एक रीजन होता है या उसके अलावा भी कोई रीजन होते हैं. So we will get to study, we will study the reasons behind the chemical bonding. और एक बार हमने reasons पढ़ लिए chemical bonding के, उसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप के chemical bonds होते हैं, वो bonds कैसे बनते हैं, what is the step involved, what are the steps involved in the formation of those chemical bonds, वो सब भी हम पढ़ेंगे. And most importantly हम ये भी पढ़ेंगे कि जब एक chemical bond बन जाता है, जब एक compound तैयार हो जाता है, तो उस compound की shape, उसकी geometry, उसके अंदर एंगल्स, वो सब क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ें. तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा लेंथी चैप्टर है, ठीक है, टाइम लगेगा हमें इस चैप्टर को करने में, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त. आप लोगों ने ध्यान से सुना कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. Yes, sir. ठीक है, एक बार मैं क्विकली आपको फिर से बताता हूँ. इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग. तीसरा हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ दोस केमिकल बॉन्ड्स. और लास्टली हम ये पढ़ेंगे कि जब एक केमिकल कंपाउंड बन गया तो उस कंपाउंड की शेप, ज्योमेट्री, उसके एंगल्स वगैरह क्या हो. तो बहुत कुछ हमें पढ़ना है. सबसे पहले आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर की, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एवरीबॉडी हेडिंग डालिए चैप्टर की, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके, अक्षिता अग्रवाल, कैन यू टेल मी कि क्या आपने ये चैप्टर अपने स्कूल में कवर करा हुआ है. अक्षिता? नो सर. ओके, दिव्या, आपने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर? Yes, sir. ओके, एंड आई एक्सपेक्ट कि और भी काफी लोगों के स्कूल में ये चैप्टर हो चुका होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड कि हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म केमिकल बॉन्ड. देखिए, मैं आपसे कोई कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं कोई आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन पूछ रहा हूं. व्हाट वुड बी अ जनरल डेफिनेशन जो कोवेलेंट, आयनिक सब पे अप्लाई हो जाए. हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. कैन एनीबॉडी टेल मी, रेज योर हैंड. एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो. इसके लिए चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो मैटर नहीं करता. जिन्होंने चैप्टर नहीं भी पढ़ा वो भी सोच के अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड क्या होता है, बताइए. कैन एनीबॉडी टेल मी. एक मिनट वेट करिए, मैं जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, मैं अभी आ रहा हूं. यस, बस एक हैंड रेज हुआ. ये सब तो आई एक्सपेक्ट कि सबको बताना चाहिए व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड. यस, दिव्या. दिव्या, यू आर नॉट ऑडिबल. हाँ, बोलिए. Any connection between two objects. Any chemical connection between the objects or surface. Rather than saying objects, you should better say elements. लेकिन but still that was okay. Can anybody else try? Dipanshu? The two elements are bonded with each other because their stability to make their Okay. stability. Okay. रोहित, आप बताइए आपके हिसाब से what is a chemical bond? सर
force that holds it or more elements. ओके, सोनम आप बताइए। Sir, a force that holds atoms to make different compounds with each other or molecules also. ठीक है, वंश आप भी बताओ, आपने भी हैंड रेज करा है। The chemical bond is the force of attraction which holds the atoms of molecule together in a compound. ओके, देखिए ऑलमोस्ट सही बताया आप लोगों ने। मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि देयर इज अ फिक्स्ड बुकिश डेफिनेशन, कोई इसकी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो डेफिनेशन को। कैन वी सिंपली से, आप ध्यान से सुनिएगा, कैन वी से कि अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is responsible to bind various atoms or ions together in a molecule. ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। A chemical bond is a force of attraction which is responsible to bind various atoms or ions together in a molecule. तो कोई भी ऐसी force of attraction जो various atoms को या various ions को एक साथ bind करके रखती है एक molecule के अंदर, वो force of attraction is called a chemical bond. So बताइए, क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग डालिए केमिकल बॉन्ड। एवरीबॉडी केमिकल बॉन्ड हेडिंग डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। लिखिए, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। A chemical bond is a force of attraction. Chemical bond is a force of attraction which is responsible. Chemical bond is a force of attraction which is responsible. Which is responsible to bind. Which is responsible to bind various atoms or ions, together in a molecule. Various atoms or ions together in a molecule. So I'm repeating it once again. अगर किसी का मिस हुआ तो एक बार लिख लीजिएगा। A chemical bond is a force of attraction which is responsible to bind various atoms or ions together in a molecule. So I hope सभी लोगों को ये definition बहुत simple form में समझ में आ रही हो। Now let's move on to the second question that arises in our mind, कि why does various elements take part in chemical bonding? कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही क्यों करता है? कोई भी एलिमेंट नोबल गैसेस की तरह आइसोलेटेड क्यों नहीं रहता, फ्री फॉर्म में क्यों नहीं रहना चाहता? ठीक है, एक तो देखो, एक तो होता है कि हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हम रिएक्ट करवाते हैं इसलिए वो रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम नहीं भी रिएक्ट करवाते तो भी तो एलिमेंट आपको कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो इसका मतलब एलिमेंट्स में नेचुरल टेंडेंसी होती है रिएक्ट कर जाने की। तो व्हाई डू दे हैव अ टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्ड कॉम्बिनेशन? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड हेडिंग डालिए, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड या कॉज बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, कुछ भी हेडिंग डाल लीजिए। यस सोनम, आई थिंक आप शायद कुछ बताने वाले थे। नो सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया। चलिए, तो बट स्टिल आप बता सकते हैं। सब लोग बताइए कि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा डेफिनेटली लोअर क्लासेस में, कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग। अगर कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो क्यों करता है? व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेस? एक से ज्यादा कॉजेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी को भी एक भी कॉज मालूम है तो बताइए मुझे। लेट मी आस्क समबडी एल्स। For maintaining stability. देखिए, हैंड रेज करा करिए, ऐसे रैंडमली मत बोला करिए। श्रेया शर्मा आप बताइए।
Sir, to complete its octet. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया आपने. इनफैक्ट दिस वाज द वेरी फर्स्ट रीजन बिहाइंड द केमिकल बॉन्ड. देखिए आज की डेट में, ध्यान से सुनना मेरी बात, आज की डेट में वी explain two reasons, we justify two reasons behind chemical bonding. As per the modern concept of chemical bonding, आज हम मानते हैं कि दो रीजन होते हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने के. लेकिन पहले टाइम में जब पहली बार केमिकल बॉन्डिंग के कॉजेस पढ़ने स्टार्ट करे गए थे, तो पहली बार सिर्फ एक रीजन बताया गया था हमें केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का, एंड दैट वाज द टेंडेंसी टू हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट. और क्या आप में से किसी को मालूम है कि ये जो रूल था, ऑक्टेट रूल बोलते हैं इसे, कि कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इट टेंड्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहता है. क्या आपको मालूम है ये रूल किसने दिया था? विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड दिस? बताइए. अखिला, अनुरिमा, अंकित, भार्गव, देवर्पण, कोई भी बताइए. क्या कभी आपने पढ़ा है ऑक्टेट रूल किसने बताया था पहली बार? यस प्रिया. एग्जैक्टली, लुइस ने बताया था ये. ठीक है, देखिए, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम लुइस हु प्रपोज्ड द ऑक्टेट रूल. अब लुइस ने किस बेसिस पे बताया? उसे कैसे लगा कि एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने चाहिए? ऑक्टेट रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो अराइज कैसे हुआ? देखिए, हमारे पास एलिमेंट्स की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी थी. आज की डेट में भी नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे हैं टाइम पे, बट बहुत सारे एलिमेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th और 20th सेंचुरी हमारे पास नोन है. आप मुझे ये बताइए कि इनफैक्ट लुइस ने क्या करा? लुइस ने स्टडी करे वेरियस एलिमेंट्स एंड ही फाउंड, लुइस ने ये फाइंड आउट करा कि बाकी सारे एलिमेंट तो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसने देखा नोबल गैसेस केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती. तो उसने नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करा और उसे सारी नोबल गैसेस में एक चीज कॉमन मिली. ही फाउंड कि सारी नोबल गैसेस बिसाइड्स हीलियम के अलावा बाकी सारी नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा है. उन नोबल गैसेस की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. और जब उसने देखा कि नोबल गैसेस का ऑक्टेट पूरा है, उनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो रिएक्ट नहीं करती, तो उन्हीं की स्टेबिलिटी को देखते हुए लुइस ने बाकी एलिमेंट्स के लिए प्रपोज करा कि इसका मतलब बाकी सारे एलिमेंट भी नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं. बाकी सारे एलिमेंट भी इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि वो भी नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, वो भी नोबल गैस की तरह वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहते हैं. वो तब तक रिएक्ट करेंगे जब तक उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते. वंस एन एलिमेंट एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट विल फर्दर स्टॉप रिएक्टिंग. ठीक है, वो आगे रिएक्ट करना बंद कर. तो ये याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इट टेंड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहता है, अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहता है. तो ये ऑक्टेट रूल सभी लोगों ने पढ़ा था? यस सर. Yes, sir. तो पहला रूल आपको समझ में आया. ठीक है, मैं पहला रूल डिक्टेट कर रहा हूं. सो आई थिंक फर्स्ट कॉज बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग सब लोगों को क्लियर है, लेकिन मैं आपको पहला कॉज लिखवाने से पहले एक चीज और बता दूं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखिए, ऑल्दो लुइस ने हमें ऑक्टेट रूल दिया, लुइस ने कहा कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती क्योंकि नोबल गैसेस के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सारे एलिमेंट भी इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट भी नोबल गैस ऐसा बनना चाहते हैं. एवरी एलिमेंट टेंड्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. और लुइस का जब ये ऑक्टेट रूल आया ना, तो हमने इस ऑक्टेट रूल को जब वेरियस एलिमेंट्स पे अप्लाई करा, एनालाइज करा, तो हमें पता चला भी कि हाँ, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे थे. इनिशियली लुइस का ऑक्टेट रूल वाज वाइडली एक्सेप्टेड, क्योंकि जब ये ऑक्टेट रूल आया तो हमें इसकी लिमिटेशंस इमीडिएटली पता नहीं चली, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे नए एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में से डिस्कवर हुए,
नए नए केमिकल रिएक्शंस हमने देखे, नए नए कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर हुए, तो हमें ग्रेजुअली ये पता चला कि ऑक्टेट रूल इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट कंडीशन बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग। ऑक्टेट पूरा करना इज नॉट द ओनली रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल जो ऑक्टेट नहीं पूरा करते, लेकिन फिर भी वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर मेनी एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट है जो ऑक्टेट के आगे भी निकल जाते हैं, दे कैन अटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड येट दे टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। तो हम ये नहीं कह रहे कि ऑक्टेट रूल गलत है, वी आर नॉट सेइंग दैट ऑक्टेट रूल इज अ रॉन्ग रूल। ऑक्टेट रूल सही है, लेकिन ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल नहीं। यूनिवर्सल मतलब 100% ऑफ एलिमेंट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल्दो 80 to 90% ऑफ एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, 80 to 90% ऑफ एलिमेंट इसीलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो ऑक्टेट अटेन करना चाहते हैं, लेकिन 10% एलिमेंट ऐसे भी हैं जिन्हें ऑक्टेट से मतलब नहीं, दे आर ट्राइंग टू अटेन समथिंग एल्स, वो शायद कुछ और अटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ऑक्टेट भी नहीं पूरा कर रहे, फिर भी वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So if they are not even completing their octet and yet they are taking part in chemical bonding, then that means they wish to attain something else, वो शायद कुछ और अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा रीजन भी बताऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग का क्या होता है, लेकिन पहला रीजन जो केमिकल बॉन्डिंग के पीछे हमें दिया गया बाय लुइस वो यही था कि कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि it tends to complete its octet by attaining 8 electron in its valence shell to attain a stable noble gas configuration। तो पहला कॉज बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, अगर आप सब लोगों को क्लियर है तो मैं लिखवाऊं इसे। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने हेडिंग डाल रखी है, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द वेरी फर्स्ट कॉज बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, the very first cause behind chemical bonding was explained by Lewis in terms of his octet rule, in terms of his octet rule। यहां तक लिखा? Yes, sir. According to this rule, any element take part in chemical bonding, any element takes part in chemical bonding to attain 8 electrons in its valence shell, 8 electrons in its valence shell and acquire a stable noble gas configuration, लिखा आपने यहां तक? यस। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, initially the octet rule was widely accepted,
but gradually with the passage of time, many exceptions to this octet rule, were observed. Which clearly indicated that this is not the only reason behind chemical bonding. This is not the only reason behind chemical bonding. This is not the only reason behind chemical bonding. बताइए लिखा? Yes, sir. This is not the only reason behind chemical bonding. So I hope आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने लिखवाया है वो आपको समझ में आ गया होगा. The very first cause behind chemical bonding was explained by Lewis in terms of his octet rule. लुइस ने कहा कि कोई भी एलिमेंट नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, नोबल गैस की तरह अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना लेकिन जब एक्सेप्टेंस के बाद हमने उसे और नए नए एलिमेंट्स पे अप्लाई करा या ग्रेजुअली कुछ ऐसे एलिमेंट जो बहुत बाद में डिस्कवर हुए उनके हमने कंपाउंड्स बनाए, तो हमें ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लुइस के ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिले. कुछ ऐसे एलिमेंट हमें देखने को मिले जो ऑक्टेट नहीं पूरा करते थे लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में फिर भी पार्टिसिपेट करते थे. अब आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई एलिमेंट ऑक्टेट नहीं पूरा कर रहा बट स्टिल इट इज टेकिंग पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, so it might have certain other reason. इसके पीछे कोई और रीजन होगा, ऑक्टेट पूरा करना उसका रीजन नहीं होगा. there might be certain other reason. तो exceptions to the octet rule clearly indicate करते हैं कि octet is not the only reason behind chemical bonding, there might be something else. तो वो दूसरा रीजन क्या? देखिए दूसरा रीजन कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. दूसरे रीजन में हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं. आप ये मानते हो क्या everybody of you do you admit कि everything in this universe tends to attain more and more stability? इस यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, अनस्टेबिलिटी की तरफ तो कोई नहीं जाना चाहता ना. आप बताइए, आप डू यू एडमिट दैट कि हर चीज इस यूनिवर्स में स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है? ठीक है. तो अगर कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो प्रोबेबली वो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि वो और ज्यादा स्टेबल बनना चाहता होगा. ठीक है. अब स्टेबल बनने का एक तरीका है ऑक्टेट पूरा करना, बट देयर माइट बी अदर वेज आल्सो. कुछ और भी तरीके हो सकते हैं स्टेबल बनने के. तो दूसरा जो हम रीजन बताते हैं ना, वो हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताते कि क्या रीजन है, किस तरह से स्टेबिलिटी अटेन करेगा. एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम सिर्फ ये बोलते हैं कि एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 100% ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग टू अटेन अ लोअर एनर्जी. कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग एनर्जी से भी लोअर एनर्जी पे जाना चाहता है, और वो तब तक रिएक्ट करता रहेगा जब तक वो बिल्कुल लीस्ट एनर्जी पे नहीं पहुंच जाता. एक बार लोअर एनर्जी पे आ जाएगा तो वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा. आपको पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है. तो अगर कोई चीज लीस्ट एनर्जी पे आ गई तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे पहुंच गई. तो एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अगर कोई आपसे पूछे ना कि एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग व्हाट इज द कॉज बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग, तो आप ऑक्टेट रूल नहीं बताओगे. ऑक्टेट रूल इज नॉट अ मॉडर्न कंसेप्ट, इट इज एन एंशिएंट कंसेप्ट. ठीक है. मॉडर्न कंसेप्ट तो ये है कि कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, अपने आप को एक लोअर एनर्जी स्टेट पे ले जाना चाहता है. ठीक है. और क्योंकि लोअर एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी. अब वो लोअर एनर्जी कैसे कैसे आती है, क्या क्या तरीके होते हैं उस लोअर एनर्जी को अटेन करने के,
वो हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। हम डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स पढ़ेंगे और हर बॉन्ड में मैं आपको बताऊंगा कि इस बॉन्ड के बनते वक्त एनर्जी लोअर कैसे होगी, ठीक है। बट ये फैक्ट है, चाहे ऑक्टेट पूरा हो या ना हो, कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके अपने आप को मैक्सिमम स्टेबलाइज करना चाहता है। बताइए दूसरा रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग समझ में आ रहा है? द टेंडेंसी टू अटेन द लोअर एनर्जी स्टेट, द टेंडेंसी टू अटेन मोर एंड मोर स्टेबिलिटी। बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो सेकेंड रीजन लिखिए, सेकेंड पॉइंट, एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट, as per the modern concept of chemical bonding, as per the modern concept of chemical bonding, modern concept of chemical bonding, any element takes part in chemical combination, any element takes part in chemical combination, any element takes part in chemical combination to attain the lower energy state, to attain the lower energy state and become maximum stable, to attain a lower energy state and become maximum stabilized, yes, stable लिख लीजिए। तो दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट। ये दूसरे रीजन में आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट मैंने नहीं बता रखा है, स्पेसिफिक रीजन नहीं बता रखा, बट एक जनरलाइज्ड रीजन आपको बता रखा है कि कुछ एलिमेंट तो ऑक्टेट पूरा करने से स्टेबल हो जाते हैं और जो एलिमेंट ऑक्टेट नहीं पूरा कर रहे वो भी केमिकल बॉन्डिंग में किसी दूसरे तरीके से स्टेबिलिटी अटेन कर रहे होंगे। बट 100% ऑफ एलिमेंट के लिए हम ये तो कह सकते हैं, ये यूनिवर्सल रीजन है कि कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करता है क्योंकि अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके अपने आप को मैक्सिमम स्टेबलाइज करना चाहता है, एक हाईएस्ट स्टेबिलिटी की स्टेट अटेन करना चाहता है। सो बताइए, दीज आर द टू रीजंस बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग। इस टॉपिक में भी कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? एवरीबॉडी? नो सर। ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया कि जो पहला रीजन आपको बताया गया ऑक्टेट रूल, उस ऑक्टेट रूल के ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके थ्रू बनाए जाने वाले कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्टेट नहीं पूरा होता। ठीक है, सो एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल इज द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हेडिंग डालिए एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। देखिए मैं आपको 4 एक्सेप्शंस इसमें कराऊंगा, 4 पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा। एक्सेप्शंस तो बहुत सारे, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बट वो सारे एग्जांपल्स 4 पॉइंट्स में कैटेगराइज करे जा सकते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, पहला एक्सेप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं ऑक्टेट रूल का, वो लिखिए, all compounds of hydrogen and lithium, all compounds of hydrogen and lithium are exception to the octet rule, are exception to the octet rule since both these elements tends to attain the nearest noble gas configuration of helium, tends to attain the nearest noble gas configuration of helium
tends to attain the nearest noble gas configuration of helium by completing their duplet. By completing their duplet. Duplet सुना है ना आपने? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना, ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करना। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं, these are not the only 2 elements in whole periodic table जो अपना ऑक्टेट नहीं पूरा करते, अपना ड्यूप्लेट पूरा करते, हाइड्रोजन एंड लिथियम। देखिए हाइड्रोजन का कोई सा भी कंपाउंड कंसीडर करो। आप सबसे पहले तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? टेल मी एवरीबॉडी, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन? 1s1। यानी कि हाइड्रोजन के पास जो हाइड्रोजन का आइटम है उसके अंदर फर्स्ट शेल होती है, बस इट हैज ओनली फर्स्ट शेल। और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आप खुद बताइए? क्या फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नो सर। फर्स्ट शेल में तो आ ही तो सकती है, क्योंकि फर्स्ट शेल कंटेन ओनली एस सब शेल। तो हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट तो पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी शेल में उतनी जगह ही नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाए। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है? अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा बनना चाहता है। इवन ड्यूप्लेट्स आर स्टेबल, ड्यूप्लेट भी स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा। फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड कंसीडर करते हैं अमोनिया। लेट अस कंसीडर अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है? एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लेता है, एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लेता है, एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लेता है। तो आप देखिए इस पूरे प्रोसेस में नाइट्रोजन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, नाइट्रोजन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहा है। तो हाइड्रोजन जिस भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा होगा ना, whichever is the other element जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, उस दूसरे एलिमेंट का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट ही पूरा कर पाएगा, उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो अनस्टेबल है। दीज आर स्टेबल कंपाउंड एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्सेप्शंस। कि स्टेबिलिटी तो इसका मतलब ऑक्टेट के अलावा दूसरे तरीके से भी आ सकती होगी। सही है। इसी तरह से हाइड्रोजन लिथियम का कोई कंपाउंड कंसीडर कर दीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। अब लिथियम के पास वैलेंस शेल सेकंड शेल है, ऑल्दो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकती है, लेकिन आपको याद होगा वैलेंसी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि रेदर देन गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन इट इज मोर बेटर कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। लिथियम इज अ मेटल, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनमें गेन करने की नहीं लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो लिथियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 1s2 अटेन कर लेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो लिथियम और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कभी भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, वो हमेशा अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। बताइए क्या आपको पहला एक्सेप्शन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी ठीक है। अच्छा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए ऑल्दो मैंने आपका टाइम 15 मिनट्स एक्सटेंड कर रखा था, बट आज मैं आपकी क्लास 15 मिनट एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। आज आपकी क्लास 6 बजे तक ही थी। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम अपने वही टाइम 5 to 6:15 के लिए ज्वाइन करें। आज आप लोग इतना ही कर लीजिए। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Thank you, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीबॉडी।